नमस्कार। किताब वाला के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज का किताब वाला करते हुए मैं थोड़ा सा मुदित भी हूँ, थोड़ा सा आश्वस्त और उत्साहित भी, क्योंकि आज किताब वाला में हमारे मेहमान जो हैं उनके बारे में हमने तब पढ़ना शुरू किया जब ये इरादा किया कि पत्रकारिता करनी है। हमें पता चला एक रिपोर्टर के बारे में जिसकी खबरों का आलम ये होता था कि संपादक के पास फ़ोन आता था। एक दफ़ा संपादक ने कहा रिपोर्टर से कि फ़ोन आया है। रिपोर्टर ने पूछा किसका, प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का या सूचना और प्रसारण मंत्री का। संपादक का जवाब था तीनों का। आज हमारे साथ एक ऐसे पत्रकार हैं जो लेखक भी हैं और जिन्होंने एक निहायत ही ज़रूरी काम किया। वो ज़रूरी काम है कई राजनेताओं को इस बात के लिए प्रेरित करना और फिर उस कर्म में सहभागी भी बनना कि वो अपने हिस्से के राजनीतिक अनुभवों को विस्तार से लिखें, ताकि मेरे जैसे जो राजनीति के लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं वो उन घटनाओं में उनकी भूमिका और उनके पक्ष को समझ सकें। दो किताबों का मैं आपसे बातचीत में अक्सर जिक्र करता हूँ। एक किताब है जो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को समझने में सहायक सिद्ध होती है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र, और दूसरी किताब जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को समझने में सहायक होती है, रहबरी के सवाल। यदि आप इन दोनों किताबों को देखेंगे तो दोनों में ही सहलेखक के रूप में आपको एक नाम नज़र आएगा। किताब वाला में आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किताब वाला में हम एक किताब के इर्द गिर्द चर्चा करते हैं। आज की किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसे प्रभात प्रकाशन ने छापा है। पेपर बैग की कीमत 700 रुपये है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो ई कॉमर्स की साइट्स हैं उस पर जब आप इस किताब को खरीदेंगे, और ज़रूर खरीदें, ये मैं बातचीत शुरू करने से पहले कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि अरसे बाद मैं हिंदी में मूल रूप से लिखी गई एक किताब पढ़ रहा हूँ जो बहुत शोध सम्मत है और उस सब के साथ बहुत ओरिजिनल भी है अपनी तर्क में, अपनी मीमांसा में। इस किताब को पढ़िए ताकि आपको ये समझ में आए कि भारत का संविधान कैसे बना। आप कह सकते हैं कि ये तो हमने जीके की किताब में पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा है कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक बहसें हुई और संविधान बना, लिखित है, आदि इत्यादि। लेकिन राम बहादुर राय ये प्रस्तावना देते हैं कि इस संविधान के बीज और ये जो संविधानवाद की टेक थी वो कितने पहले शुरू हुई, और इसको टटोलते हुए वो 1909 तक जाते हैं, 1935 की बात करते हैं, उसके पहले के अधिवेशनों की बात, नेहरू कमेटी की बात, और विभाजन के बीज भी कब से शुरू हुए उन सब पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये किताब सिर्फ संविधान सभा की बहसों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके पहले के इतिहास और हमारा जो वर्तमान है उनके सवालों से भी डील करती है। राय साहब, आपने इस किताब में जो लिखा, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। आपने कहा कि कोविड काल का जो विषाद है उस विषाद से बहुत सारी चीज़ें निकली, जिसमें से एक ये किताब थी, और आपने इतने सुंदर उदाहरण दिए विषाद से फल मिलने के, योग वशिष्ठ, भगवत गीता आदि इत्यादि। आप क्या लंबे समय से इस जतन में थे कि संविधान पर लिखा जाए, क्योंकि भूमिका में आपने अपने आग्रहों के बारे में बताया है? मैंने इसमें बताया भी है कि जब मैं इमरजेंसी से भी पहले मिसा में बंद था जी। तो मुझे जेपी की एक छोटी सी किताब मिली, राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव। 1959 में जो लिखी थी उन्होंने। 1959 में लिखे थे। जी। और वो बुकलेट तो बाद में आई, पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। उसका एक इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम शुरू की थी जी। सोवियत मॉडल पर, लेकिन जब 1957 में उसका रिव्यू हुआ तो पता चला कि वो रत्ती भर भी स्कीम आगे नहीं बढ़ी है। तब जवाहरलाल नेहरू का माथा ठनका और वो उन्होंने आपस में सलाह करना शुरू किया कि क्या करें।
उसी समय जेपी भी जो सर्वोदय में चले गए थे, वो उन्होंने राज्य व्यवस्था को नए सिरे से देखना शुरू किया और उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू को। उस पत्र को फिर उन्होंने अखबारों को दे दिया, फिर मीडिया में बड़ी चर्चा हुई और उसी को जो चर्चा हुई उसका जवाब देते हुए जेपी ने वो पुस्तिका लिखी। मैं आज भी मानता हूँ कि अगर उस पुस्तिका में एक जगह है कि अब 10 साल हो गए हैं, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जेपी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के बहिष्कार की सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को तैयार किया था। इसलिए आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोशलिस्ट पूरा पार्टी के तौर पर तो थे ही नहीं, केवल एक जन सेठ जो थे वो वहाँ ज़रूर थे, पर सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे और अच्छा काम किया उन्होंने। तो ये उस पुस्तिका से, दरअसल मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, लेकिन उस पुस्तिका से मेरी संविधान में दिलचस्पी शुरू हुई और ये बात 1974 की है। तो तब से आप पटना के पास बांकीपुर वाली जेल बांकीपुर जेल में मैं मिसा में बंदी था 1974। हाँ, 9 अप्रैल 1974 को मैं गिरफ्तार हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से जो वो AIR में रिपोर्टेड केस है, 12 नवंबर 1974 को मैं छूटा और PN भगवती और चंद्रचूड़ की बेंच ने बाकायदे लोकतंत्र, सत्याग्रह और संविधान का उसमें हवाला दिया है, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि हम हिंसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सत्याग्रह कर रहे थे। आप पहले मीसाबंदी थे जिनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली? हाँ, पहले तो ये मैंने कहा कि संविधान में हमारी दिलचस्पी तो तब से थी, लेकिन 2018 में मुझे ऐसे ही लगा कि हमको संविधान को स्वयं भी समझने के लिए और अपने पाठकों को बताने के लिए हम एक सिलसिला शुरू करते हैं। तो यथावत मैगजीन में हमने वो हर अंक में संविधान पर लिखना शुरू किया और शुरू किया वो 9 दिसंबर 1946 पर पहला लेख है, वो जो इस चैप्टर का दूसरा लेख है, संविधान सभा का पहला दिन। हाँ, संविधान सभा का पहला दिन। तो और इस तरह से जब मेरा अक्टूबर 2019 में बाईपास हुआ, तब तक 20 लेख यथावत में छप चुके थे जो वो इसमें हैं। उसके बाद अब मैं लिखना पढ़ना सब बंद था, पढ़ना तो चल रहा था लेकिन लिखना बंद था। तभी कोरोना आ गया और कोरोना काल में जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने घोषणा की, तो तब घर से निकलने का कोई उपाय नहीं था। फिर हमने अपनी लाइब्रेरी जो छोटी सी है उसको देखना शुरू किया, तो मेरे पास संविधान से संबंधित इसमें जितनी किताबें हैं, ज़्यादातर किताबें हमारे पास पहले से ही थी। वो लालमुनि चौबे का लाया हुआ गट्ठर भी था, वो गट्ठर भी था, क्योंकि वही बेसिक सोर्स है और 10 खंड में 11 खंडों में है। और ये उसके अलावा RC मजुमदार ने, आपको मालूम होगा कि भारतीय विद्या भवन ने KM मुंशी ने उस समय के तमाम इतिहासकारों को जोड़ करके और फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के पूरी हिस्ट्री पर उन्होंने कुछ वॉल्यूम निकाले। तो उसमें एक वॉल्यूम जो फ्रीडम स्ट्रगल पर है, जिसको RC मजुमदार ने लिखा भी है, एडिट भी किया है, वो हमने बहुत पहले ले रखा था। उससे भी हमको इसमें बहुत मदद मिली। हाँ, आपने RC मजुमदार को कई जगह कोट किया है। क्योंकि ये RC मजुमदार क्रिटिकल हैं या तटस्थ हैं।
कांग्रेस के नीतियों के। तो इसलिए और आरसी संयोग से आरसी मजूमदार के प्रति हमारे मन में थोड़ा आदर का भाव है। गोरे से दुबले पतले थे, धोती कुर्ता पहनते थे। मैं उनके घर गया हूँ कलकत्ता में, और ये 68 की बात है, तब वे जीवित थे। आप तब विद्यार्थी परिषद के काम से जुड़ चुके थे? तब विद्यार्थी परिषद का वहाँ एक अधिवेशन था जी। मैं विद्यार्थी परिषद के काम से 1965 से जुड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, 1965 में मैं 11वीं का छात्र था और एक दिन मैं अपने गांव गया हुआ था और मैं 2 अखबार लेने के लिए रोज़ पोस्ट ऑफिस जाता था। तो एक अखबार जो आज अखबार था बनारस का, उसमें खबर छोटी सी छपी थी विद्यार्थी परिषद के बारे में। तो मुझे आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि मैं साल भर से बनारस में हूँ और तमाम विद्यार्थियों की गतिविधि में शामिल हो रहा हूँ, इस संगठन से मैं अपरिचित कैसे हूँ। योजन सभा और बाकी सब सक्रिय थे तब तक? योजन सभा बहुत प्रारंभिक अवस्था में थी। उस समय सक्रिय था AISF। अच्छा। हाँ, AISF भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र विंग। हाँ, तब जो है वो CPI का डिवीज़न 65 में हुआ है। जी। तो ये 64 की बात है। जो भी हो, तो जब हम क्लास शुरू हुआ जुलाई में, हमारे बगल में देवनाथ यादव नाम का एक हमारा सहपाठी रहता था, बैठता था। मैंने देवनाथ से पूछा कि देवनाथ, ये विद्यार्थी परिषद क्या वाला है? जी। और वो कटिंग मैंने उसको दी, तो उसने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद का सेक्रेटरी हूँ और हमारे प्रिंसिपल जो है ज़िले के अध्यक्ष हैं। अच्छा। हाँ, प्यारे कृष्ण जोशी प्रिंसिपल हुआ करते थे। बहुत उनका अनुशासन था। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज की बात। तो ये विद्यार्थी गतिविधियों से हम 65 से फिर जुड़ गए। आप RC मजूमदार से मिलने का किस्सा बता रहे थे। हाँ, कोलकाता का। RC मजूमदार से मैं, वही विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन था कलकत्ता में, और उस अधिवेशन के बाद मैं RC मजूमदार से मिलने के लिए गया। और लंबी उन्होंने कोई उम्र का भेद नहीं था। उनसे बातचीत करते हुए मुझे लगा कि हम अपने किसी अध्यापक से बात कर रहे हैं। और इतिहास के बारे में उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो, इतिहास क्या है ये समझो पहले। और इतिहास को उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना इतिहास नहीं समझता तो अपना भविष्य भी नहीं बना सकता। इसलिए इतिहास ज़रूरी है, और इतिहास को दूर से थोड़ा खड़े होकर के देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपने अपनी किताबों में ऐसा किया है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, किया है। और उन्होंने ही मुझे बताया कि कांग्रेस ने जब दावा किया कि हम पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस दावे की जब कसौटी का क्षण आया तो कांग्रेस विफल हो गई। ये RC मजूमदार ने मुझे 1968 में ऐसे बातचीत में, जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तो इस पृष्ठभूमि में हमने कहना चाहिए कि कोरोना काल में फिर से इन चीज़ों को देखना शुरू किया। जितना लिखा था उसके अलावा नई बात ये हुई कि चूँकि कि समय बहुत मिल गया जी, और यथावत भी ऑनलाइन हो गया, तो मैंने संपादक से कहा कि मुझे आप इजाज़त दीजिए विस्तार से लिखने की। अब हम पेज की तो कोई समस्या है नहीं, तो 4 पेज 5 पेज इस तरह से हर अंक में आने लगा। और इस तरह से 35 आर्टिकल जब हो गए जी, तो प्रभात को कहीं से मालूम हुआ कि हम ये कर रहे हैं। जी, फिर प्रभात ने भी मुझे कहा कि आप ये दे दीजिए, हम इसको छापेंगे। इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। और फिर एक अरुण भारद्वाज हैं, प्रोफेसर हैं। हाँ, आपने
शुरू के प्राकथन में जिक्र किया है उनका भी। हाँ, तो अरुण भारद्वाज ने असल में इसमें ये क्या कहते हैं, इसके रेफरेंस में या अलग अलग शोध सामग्रियां इन और सबको जुटाने में। नहीं, शोध सामग्री जुटाने में नहीं, केवल अरुण भारद्वाज को हमने कहा कि इसको ज़रा देखिए आप। तो देखने के बाद उन्होंने मुझे इसकी जो संदर्भ सूची है वो बनानी चाहिए, ये उन्होंने कहा। ये मैं संदर्भ सूची हमने नहीं बनाई थी जी। फिर प्रभात ने भी कहा, तो जो हमने लिखा था उसको फिर हमने याद करना शुरू किया कि कहाँ से लिया है, क्या किया है, और वो संदर्भ सूची बनाना एक बड़ा टेढ़ा काम और टेढ़ा अनुभव था। अच्छा। लेकिन हमने उसमें 40-45 दिन लगाए। और वो बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हमारे जैसे जो विद्यार्थी हैं नहीं, उनके उसकी लिए प्रामाणिकता के लिए भी जरूरी है, प्रामाणिकता के लिए और बहुत सारे हमें आगे के अध्ययन के लिए। हाँ। आज ही सुबह मैं अपने एक मित्र से कह रहा था कि देखो हम लोगों ने मीनू मसानी की आत्मकथा नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, और इन्हीं किताबों को पढ़ के जब इस किताब को पढ़ रहा था तो ख्याल आया। मीनू मसानी की ये बहुत अच्छी आत्मकथा है, एगेंस्ट टाइड। हाँ, और मीनू मसानी उन लोगों में से हैं जो दरअसल 1934-35 में जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। और मीनू ने ही दरअसल इनको जवाहरलाल नेहरू से जोड़ा, ये कृष्ण मेनन को, वीके कृष्ण मेनन को, जी। क्योंकि मैं ये वो पत्र व्यवहार में जवाहरलाल नेहरू मीनू को जब लिख रहे हैं, मीनू जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी जी। उसके वो लीडर भी थे, बाद में स्वतंत्र पार्टी में आ गए, वो अलग विषय है। और 1956-57 में मीनू मसानी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, ये भी एक आर्टिकल लिखा है उन्होंने। तो मैं आपने जो मीनू मसानी के आर्टिकल का जिक्र किया वहीं से बात आगे बढ़ाना चाहूँगा राय साहब। देश में एक वर्ग है जिसके सामने जैसे ये बात कही जाए कि संविधान का नए सिरे से निरीक्षण होना चाहिए, मूल भावना को अक्षुण्ण रखा जाए, लेकिन उसकी जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। और फिर दूसरा वर्ग है जो इसे तुरंत कहने लगता है कि नहीं नहीं, जब जब भाजपा सत्ता में आती है तब तब वो पुनरीक्षण की बात करती है। लेकिन आपने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि नेहरू के ज़माने से ही, और नेहरू को भी कोट करते हुए, इसकी लगातार मांग होती रही, बात होती रही। मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसमें जो ये पूरी वो स्थापना है कि पहली संविधान सभा बैठी, वो कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुरूप बैठी, मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई लेकिन संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, तो वो अनुपस्थिति हमेशा रही। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो नए सिरे से संविधान सभा का बालिग निर्वाचन पद्धति के हिसाब से गठन नहीं हुआ, उसी को कंटिन्यू किया गया, और जिन प्रांतों का विभाजन था वहाँ से नए सदस्य लाए गए। इसी क्रम में भीमराव अम्बेडकर को भी, चूँकि वो पूर्वी बंगाल से आते थे, तो उन्हें बम्बई से निर्वाचित होकर आना पड़ा, और उसके बाद का पूरा क्रम। संविधान के बारे में मुझे पहली बात तो ये लगती है कि संविधान का नाम हमने सुना है। अगर आप किसी सांसद से पूछें जी या विधानसभा सदस्य से पूछें जी कि क्या आपने संविधान सभा की बहस सुनी है, पढ़ी है, तो इक्के दुक्के लोग मिल जाएंगे जिनको ये मालूम है कि संविधान सभा के बहस की बाकायदे एक 10-12 खंडों में किताब है। 11 खंड जी। यानी सुभाष कश्यप जो अभी जीवित हैं और संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं और हैं भी, कई बार कई मंचों पर हम और सुभाष कश्यप साथ रहे हैं जी। सुभाष कश्यप के दिल का एक ही दर्द है कि संविधान के प्रति हमारा देश आज भी साक्षर नहीं है। 100% साक्षरता हो जाए वो अलग विषय है, लेकिन क्या हम अपने संविधान को जानते हैं? इसका कोई सर्वे करे
तो पता चलेगा कि नहीं बहुत ही दृश्य भयावह है। अच्छा, संविधान को अगर आप नहीं जानते तो फिर संविधान में है क्या, वो तो अगला कदम है। हम संविधान को पर्सनालिटी के साथ जोड़ करके देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि संविधान जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ 1956 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहा कि संविधान के जो कई लोग आर्किटेक्ट हुए हैं उसमें से एक वन ऑफ द आर्किटेक्ट, हाँ, भीमराव अंबेडकर है। तो तब से ये आर्किटेक्ट शब्द चल पड़ा है। आर्किटेक्ट शब्द अलग है और आथर शब्द अलग है। तो संविधान का आर्किटेक्ट कौन है और संविधान का आथर कौन है, अगर यही कोई पूछे तो ये हम नहीं जानते। हमने इसमें कोशिश की है कि हम ये बताएं कि संविधान का आर्किटेक्ट कौन है, संविधान का आथर कौन है। तो संविधान का आथर है बेनेगल नरसिंह राव। आपने बार बार जिक्र किया है। और बेनेगल नरसिंह राव के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। कुछ उनका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन कौन थे बेनेगल नरसिंह राव? क्या हम ये जानते हैं कि 1909 में जो आईसीएस के भारत के कोटे में एक ही सीट थी, उस सीट से आईसीएस में सेलेक्ट होने वाला वो अकेला व्यक्ति है। और उनको जब पहला अपॉइंटमेंट मिला तो आज के तमिलनाडु के चेन्नई में उनको अपॉइंटमेंट मिला। तो वो आदमी लिखता है पत्र उस अफसर को कि मेरे पिता की इस इलाके में ज़मीन है, मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर सकता। यानी इतना ईमानदार है, इसलिए आप हमको कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए। अगर कहीं जगह ना हो तो हमको बर्मा भेज दीजिए। उस समय बर्मा हमारा भारत का हिस्सा था। और वो व्यक्ति फिर बंगाल कार्डर में जाता है। और वाइसराय को जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंट करना था तो बेनेगल नरसिंह राव को बुलाया गया। संविधान सभा जब बनने जा रही थी तो उसका एडवाइज़र बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया। और अगर आप राजेंद्र बाबू के मेमोयर देखें, नेहरू जी के कुछ मेमोयर देखें, या संविधान पर जो किताबें हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन वगैरह की, उन किताबों को देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस पर डिपेंड थी वो बेनेगल नरसिंह राव थे। वो जो ड्राफ्ट था उसी को और ड्राफ्टिंग कमेटी की जो 40 दिन की मीटिंग है, उस मीटिंग में दो आदमी हमेशा मौजूद हैं हर मीटिंग में। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे बेनेगल नरसिंह राव। बाकी जो 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें से 4 तो कभी कभार गए हैं, एक विदेश में है, एक की तबीयत तो लेकिन 3 आते रहे हैं। अच्छा, 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी। बिल्कुल। तो ये संविधान के बारे में मेरा कहना यह है कि हमको ये जानना चाहिए विभिन्न माध्यमों से कि दरअसल संविधान बना कैसे, और इसी की हमने इसमें कोशिश की है। क्योंकि संविधान बनने की अगर कहानी आपको मालूम हो जाए तो संविधान को फिर हम अपने अनुरूप कैसे बनाएं, अगर कहीं ज़रूरत है तो उसमें हम ये सोच सकते हैं, नई पीढ़ी सोच सकती है। और इसीलिए संविधान के बारे में जो बहस होती है वो बिल्कुल एक तरफा होती है। यानी जैसे मुझे याद है, मैंने इसमें जिक्र भी किया है, चंद्रशेखर जी ने एक बार एक नेशनल डायलॉग यानी राष्ट्रीय संवाद आयोजित किया। और उस राष्ट्रीय संवाद में
ये संविधान पर बात आई तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल संविधान की बात आते ही तुरंत उनका पारा ज़रा ऊंचा हो गया। यानी हम संतुलित होकर विचार करें कि संविधान के बारे में हमारा एक सम्यक दृष्टिकोण हो। मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि अब तक के सारे प्रधानमंत्री जी संविधान के बारे में मौन है। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने संविधान सभा का नेतृत्व किया, जब संविधान से बरतने की बात आई तो वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संशोधन करवाया जी और वो मेजर संशोधन है। जी आज जो राजद्रोह का क्लाज है आईपीसी में, जी आज जो 120 और 124 है, जी वो पंडित नेहरू की देन है उस संशोधन के कारण, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपने एक शब्द जोड़ दिया और वो संशोधन भी असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए कि संविधान का जो 368वां अनुच्छेद है जी वो संविधान संशोधन की व्यवस्था देता है, जिसमें कम से कम दोनों सदनों से संविधान संशोधन पारित होना चाहिए। 1951 में 18 जून को तब तो सदन राष्ट्रपति ने जिस संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करके और उसको मान्यता दी तो उसमें राज्यसभा तो बनी ही नहीं थी, अंतरिम संसद थी जी, प्रोविजनल पार्लियामेंट थी जी और केवल वो लोकसभा थी। लेकिन उनसे लेकर के केवल उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी है और स्वर्ण सिंह की कमेटी 1971 में बनी है, 71 में बनी है। कांग्रेस तब उस समय कांग्रेस में अगर आप देखें तो एक डिबेट थी और ये थी कमिटेड डेमोक्रेसी। कमिटेड डेमोक्रेसी के जो कांग्रेस में कम्युनिस्टों की घुसपैठ हो गई थी 1969 के बाद, नवंबर 1969 के बाद, तो उसके बाद उन्होंने कमिटेड डेमोक्रेसी का नारा लगाया और कमिटेड डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन की बातें कहना शुरू किया। कमिटेड डेमोक्रेसी से तात्पर्य था राज सत्ता के प्रति वफादारी। कमिटेड डेमोक्रेसी का मतलब यह था कि सेमी डिक्टेटरशिप, यानी प्रधानमंत्री को आप इतना अधिकार दे दीजिए और रूलिंग पार्टी को इतना अधिकार दे आलोचना से परे हो जाए कि वो आलोचनाओं को की कोई परवाह न करे और जो आलोचना करें उनको जेल में डाल दो। उसी सोच का परिणाम हुआ 1975 की इमरजेंसी जी। और उस कमिटेड डेमोक्रेसी के ही नारे के तहत जहाँ तक मुझे लगता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी जो समाजवाद और शब्द जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह कमेटी की एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। संविधान में जो भी संशोधन 42वां संशोधन हुआ है जी। वो 42वां संशोधन संविधान का 2/3 परिवर्तन है, बेसिक परिवर्तन है, जिसे कुछ मायने में जहाँ तक लोकतांत्रिक विषयों का संबंध था उसको जनता पार्टी ने बहाल किया, लेकिन उन शब्दों को नहीं छुआ। प्रियम्बुल में जो शब्द जोड़े गए, प्रियम्बुल जो ओरिजिनल है उसमें 81 शब्द हैं, 81, और जो इमरजेंसी में जोड़े गए तो वो 85 हो गए। अब आज का जो प्रियम्बुल है 85 शब्दों का है, जो तो वो उसको जनता पार्टी के लोगों ने नहीं छुआ। आप राय साहब असर की बात कर रहे थे, कम्युनिस्टों के असर की, और मुझे किताब में ही वर्णित वो प्रसंग याद आ गया जिसमें आपने जयराम रमेश की जो किताब है, और कमाल की किताब है, आप लोगों को खोज के पढ़नी चाहिए, चेकर्ड ब्रिलियंस, वी कृष्ण मेनन की बायोग्राफी है और बहुत डिटेल्ड बायोग्राफी है। और उसके हवाले से जो आपने लिखा है कि नेहरू किस तरह से कृष्ण मेनन के संपर्क में आते हैं, फिर रजनी पामदत्त के संपर्क में आते हैं,
अपने यूरोप प्रवास के बाद जब वो वापस आते हैं, फैज़पुर का अधिवेशन, और उसी अधिवेशन में ये तय होता है कि मतलब नेहरू लगभग अड़ जाते हैं कि मुस्लिम लीग को हम सरकार का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और किताब की भी ये स्थापना है कि यदि तब कांग्रेस ने लचीला रवैया अपनाया होता और बम्बई और यूनाइटेड प्रोविंस जैसे राज्यों में यदि मुस्लिम लीग को सरकार का हिस्सा बनाया होता तो जिन्ना ने जो फिर उसके बाद से टू नेशन की थ्योरी को प्रतिपादित करना शुरू कर दिया था, उसको बल नहीं मिलता। और जो इसमें विस्तार से जो शुरुआती संकल्प जिस पर लंबी बहस चली, उसकी शब्दावली में भी फिर वी.के. कृष्णमेनन का जिक्र आता है कि उन्होंने वो ओरिजिनल ड्राफ्टिंग की थी। और रजनी पामदत्त का जो इन्फ्लुएंस था, जिसके बारे में वो खुद लिखते हैं कम्युनिस्टों को, प्रोफेसर का जो कोड वर्ड है नेहरू के लिए, उसका जिक्र करते हुए थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनीताल की जेल में अपनी आत्मकथा लिख दी थी जी और उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। जी उनकी आत्मकथा छप गई थी और जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा छपवाने के फिराक में थे। यूरोप में मुनासिब तो पब्लिशर खोज रहे थे। उन्होंने ये जो C.F. एंड्रूज हैं, जी C.F. एंड्रूज को कहा था कि तुम जरा लंदन में कोई एक पब्लिशर खोजो। C.F. एंड्रूज ने पता नहीं क्यों जवाहरलाल नेहरू के इस आग्रह पर कोई ज़्यादा महत्व दिया नहीं। उन्हीं दिनों में मीनू मसानी के कारण वी.के. कृष्ण मेनन से जवाहरलाल नेहरू का संपर्क हुआ और नेहरू को ये समझ में आया कि ये आदमी है, क्योंकि जिस तरह से वी.के. कृष्ण मेनन ने उनके इस काम में रुचि ली, तो नेहरू को ये समझ में आ गया कि ये आदमी है जो हमारी किताब भी छपवा सकता है। और किताब छपवाने में वी.के. कृष्ण मेनन ने वहाँ रुचि भी ली। वी.के. कृष्ण मेनन का इतिहास हम सब जानते हैं कि वो शुरुआती दौर में एनी बेसेंट से जुड़े थे और एनी बेसेंट ही उनको वहाँ लंदन ले गई थी और इंडिया हाउस में उनके पदस्थापित किया था। जी वी.के. कृष्ण मेनन वहाँ कई तरह के काम करते थे और वहाँ लेफ्ट मूवमेंट से जुड़ गए थे। लेकिन ये और वी.के. कृष्ण मेनन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ अभी इतनी बात है कि उन्होंने वो पुस्तक छपवाई और ये नेहरू माई ऑटोबायोग्राफी पहले था इन एंड आउट ऑफ प्रिजन। हाँ, ये टाइटल भी उन्होंने ही दी वी.के. कृष्ण। हाँ। जी उसके बाद जवाहरलाल नेहरू लंदन जाते हैं और उनका स्पीचेस करवाना वी.के. कृष्ण मेनन स्वागत करते हैं, उनके साथ और लोग भी हैं। इस तरह से उनका संपर्क बना। ये इसमें दो राय नहीं है कि वी.के. कृष्ण मेनन टैलेंटेड लोगों में से थे और वो जवाहरलाल नेहरू को समझ में आया। तो करीब 10 साल तक वी.के. कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू के लंदन में एक तरह से अपने व्यक्ति के रूप में, मैं एजेंट नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू के हम सफ़र, हम मित्र और कुछ हद तक मार्गदर्शक, क्योंकि नेहरू ने जो 1933 में एक लेख लिखा है जिसमें वो अपनी मार्केटिंग लंदन में कर रहे हैं कि मैं भी अंग्रेज़ों जैसा ही हूँ, यहीं स्कूलिंग की, यहीं से सब बुनियादी सिद्धांत सीखे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो नेहरू वी.के. कृष्ण मेनन के प्रभाव में है, क्योंकि वी.के. कृष्ण मेनन भी नेहरू के लिए वहाँ वातावरण बना रहे थे। और अब ये जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में उस समय एक प्रतिस्पर्धा थी। सुभाष चंद्र बोस जब वहाँ की ICS की परीक्षा छोड़ करके जब भारत वापस आए हैं, तो सबसे पहले वो ये जो गवालिया टैंक है मुंबई में,
जिसको जहाँ आज पे भारत छोड़ो आंदोलन का जिसको प्रस्ताव। जहाँ जो इसको आज़ाद हिंद मैदान अब आज़ाद मैदान कहते हैं, उसके पीछे मणि भवन है। मणि भवन में गांधी जी ठहरे हुए थे। जी नेताजी जहाज़ से उतरने के बाद मणि भवन गए हैं। 15 मिनट की वो मुलाकात है और 15 मिनट की मुलाकात में नेताजी ने समझ लिया कि गांधी हमारे काम के नहीं हैं और गांधी ने समझ लिया कि ये आदमी हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए उनका एक प्रतिद्वंदी, नेहरू का एक प्रतिद्वंदी तो वहीं समाप्त हो जाता। और सुभाष बाबू ने जब इन्होंने सविनय अवज्ञा को फिर से स्थगित किया तो सबसे तीखी आलोचना भी की और साफ शब्दों में कहा कि हमें नए नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने बयान देकर भी कहा और लंदन में जो उनका परमिशन नहीं मिली, लेकिन लंदन में जो उन्होंने भाषण उनका दिया, जो पत्रक पढ़ा गया हाँ, था। हाँ, जी जो भाषण पढ़ा गया था, उस भाषण में उन्होंने गांधी के नेतृत्व को खारिज कर दिया था। दरअसल मेरा ऐसा ख्याल है कि कई मामलों में वो कहीं कृष्ण मेनन पर निर्भर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए वो रफ़ी अहमद किदवई पर निर्भर हैं। रफ़ी अहमद किदवई मोतीलाल नेहरू के सेक्रेटरी होते थे। जी रफ़ी अहमद किदवई की सलाह से, जैसे खलिकू जमा हैं, खलिकू जमा कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता चुनाव लड़े मुस्लिम लीग पर से, उनको मुस्लिम लीग में भेजा, फिर 47 के बाद यहाँ रह गए, फिर कराची चले गए। तो ये खलिकू जमा ने मुस्लिम लीग से समझौता कराया था। आपने जो बात पूछी है वो मैं कहूँगा कि दो अवसर हैं जब नेहरू ने, एक पहले अवसर पर और दूसरे अवसर पर महात्मा गांधी ने गलती की। जी पहला अवसर है 1937, जब आपने चुनाव से पहले गठबंधन किया है तो चुनाव के बाद मिलीजुली सरकार बननी चाहिए। इस तरह की शर्त रखने कोई मतलब नहीं है कि पहले आप कांग्रेस में शामिल हुई तब आपको नहीं, वो तो शर्त इसलिए कि आप वो जो गठबंधन बना है उसको आप तोड़ना चाहते हैं और इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपका बहुमत मिल गया है। तो ये वादा खिलाफी है और अनैतिकता भी है, राजनीतिक अनैतिकता है। दूसरा अवसर है 1942। हमने इसमें भी बताने की कोशिश की है। एक स्टेफर्ड क्रिप्स है। जी स्टेफर्ड क्रिप्स के 3 रोल हैं भारत के राजनीति में। स्टेफर्ड क्रिप्स पहली बार जब केवल सांसद हैं, निजी यात्रा पर आते हैं, 2-3 हफ्ते की निजी यात्रा पर आते हैं जी। 1939 में। जी वो वहाँ भी जाते हैं, माने आज के पाकिस्तान में भी जाते हैं। जी यहाँ के बाद चीन भी जाते लियाकत अली खान उनसे मिलते हैं, हैं, सिकंदर हयात खान से। हाँ, चीन भी जाते हैं। जी लेकिन स्टेफर्ड क्रिप्स को चर्चिल ने बाकायदे क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष बनाकर 1942 में भेजा। अब वो दूसरे अवतार में नजर आते हैं। और वो जो क्रिप्स मिशन को भेजा वो रूजवेल्ट के दबाव में भेजा, अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में भेजा, क्योंकि इसमें उसका जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप इतिहासकार धर्मपाल के लिखे हुए को पढ़ें जी तो इतिहासकार धर्मपाल ने ये कहा है कि विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका बार बार ब्रिटेन पर ये दबाव डाल रहा है कि देखो वहाँ फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, तो आप कोशिश ये करिए कि भारत जो यूरोपियन कम्युनिटी है उससे बाहर ना जाए। और इसलिए चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल है उसको गांधी जी ने कहा कि एक डूबते बैंक का ये पोस्ट डेटेड चेक है। लेकिन गांधी जी सही नहीं थे इस सवाल पर, बल्कि श्री अरविंदो सही हैं। श्री अरविंदो ने सलाह दी कि क्रिप्स मिशन को आप स्वीकार कर लीजिए। और अगर मान लीजिए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता उस समय तो 2 बातें होती। नंबर 1, भारत का विभाजन नहीं होता। दूसरा, उससे भी जो बड़ी बात होती, उस समय जो मेरा ख्याल है कि
वाइसराय कौन है, पैथिक लॉरेंस हैं या कौन है? बेवेल के पहले थे वो। हाँ, तो ये उन्होंने, अगर पैथिक लॉरेंस ही थे मेरा ख्याल है, उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम लीग को कंधे पर उठा करके और बढ़ाया। ये लिनलिथगो के बाद की बात हाँ, ये मैं गलत बोल रहा है। था। लॉर्ड लिनलिथगो थे। हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो। जो वाइसराय थे, जब कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया और दूसरे विश्व युद्ध इस्तीफा में, देने का फैसला किया इसने। हाँ, जी, वो नेहरू की एक रणनीतिक खामी मानी जाती है। नेहरू और गांधी दोनों की। हम्म, और क्रिप्स मिशन को न मानना गांधी जी की भूल थी। जी, श्री अरविंदो ने सलाह दी थी, दो लोगों ने सलाह दी थी। राजगोपालाचारी ने सलाह दी थी, इसीलिए राजगोपालाचारी कांग्रेस से 1942 में बाहर गए। उसी तरह से श्री अरविंदो ने सलाह दी थी कि आप क्रिप्स मिशन मान लीजिए। क्रिप्स मिशन मान लेते तो जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग की सदस्यता जो कुछ हज़ार में थी, कांग्रेस के सारे नेता जब जेल में चले गए और यहाँ की ब्रिटिश सरकार को लोगों के समर्थन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया और मुस्लिम लीग की फिर सदस्यता लाखों में हुई। और वो दिखाई पड़ा 1946 के चुनाव में। 1937 के चुनाव में जहाँ वो पिट गई है हर जगह, खारिज कर दी गई। वहाँ 1946 के चुनाव में जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके 90% सीटें मुस्लिम लीग के और ये यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल की पार्टी जैसे फैक्शन भी जिन्ना के छतरी के तले आ जाते हैं। सब आ जाते हैं जो 37 में नहीं थे। जी। और पेंड्रल मून जो पंजाब में थे, पेंड्रल मून बहुत ईमानदार अफसरों में थे। पेंड्रल मून ने बहुत काम किया है, हमारे यहाँ के जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर को एडिट किया है। उसी तरह से पेंड्रल मून ने एक पुस्तक लिखी है जिसका मैंने इसमें किताब में आपने जिक्र किया। हाँ, पेंड्रल मून ने डिवाइड एंड क्विट, छोटी सी किताब है, लेकिन पेंड्रल मून उन लोगों में से थे जिनसे मुस्लिम लीग के नेता भी सलाह लेने के लिए आते थे, कांग्रेस के लोग भी आते थे, वी.एन. राव भी आते थे, सब लोग आते थे। तो ये आज़ादी के आंदोलन में ये जो पुस्तक है वो दूसरी किताबों से इस मायने में मैं इसको अलग देखता हूँ या पाता हूँ या कोशिश की है, वो ये कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने से बात नहीं बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की किन परिस्थितियों में बना और हमारे यहाँ संविधान की मांग कब से शुरू हुई। हमारे यहाँ संविधान शब्द जो है वो सबसे पहले 1892 में आता है जी। और उसके बाद जो है वो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने कोशिश की कि एक हम संविधान का ड्राफ्ट बनाएं। वो भी 28 की है। चेन्नई के अधिवेशन में उसका फैसला हुआ और 28 में बम्बई में उसकी मीटिंग हुई और 28 में ही कुछ महीने बाद वो रिपोर्ट आ गई, मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट। वो बड़ी मोटी सी किताब है, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको नहीं माना। और मुस्लिम लीग ने माना नहीं, इसीलिए संविधान सभा जिस दिन बैठी है, इसका जो पहला चैप्टर है कि वो 1 घंटे, यानी संविधान सभा के शुरू होने से पहले का जो पहला, जब सब वहाँ सदस्य पहुँच रहे हैं, गहमा गहमी का माहौल, हाँ, 1946 उस समय जो बातचीत हो रही है तो कितनी आशंकाएं हैं उनके मन में कि हम बैठ तो रहे हैं। अब वो आशंकाएं क्यों हैं? आशंकाएं इसलिए है क्योंकि संविधान सभा के बाहर देश में तो दंगे हो रहे हैं, अशांति है, डायरेक्ट एक्शन हो चुका है, डायरेक्ट 16 अगस्त वाला हो चुका है, अशांति है। और महात्मा गांधी भी नोआखाली में है। बार बार जब जरूरत पड़ती है तो जवाहरलाल नेहरू दौड़ करके श्री रामपुर जाते हैं बातचीत करने। कृपलानी गए, नेहरू और पटेल जी। तो
कृपलानी जी को तो पहले भी भेजा ना। कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष संविधान सभा के मैंने 47 तक तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जब वो बने हैं, मेरठ कांग्रेस में बने हैं जी, तो गांधी जी ने नोआखाली उनको भेजा देखने के लिए कि जाकर देखो पहले। तो एक चीज़ मैं ऐसा ये जानना चाह रहा था, उसके बाद फिर हम कुछ संविधान के प्रश्नों पर आएंगे, थोड़ा समय की सीमा है। 2 दफ़ा ऐसा हुआ जब अध्यक्ष गांधी को बनना था, 10 राज्यों से गांधी का प्रस्ताव, 5 राज्यों से पटेल का प्रस्ताव, 3 राज्य से नेहरू का प्रस्ताव, तो बाय डिफॉल्ट विधि सम्मत गांधी। लेकिन गांधी इस्तीफा देते हैं और नेहरू को बनवाते हैं। जो रावी वाली शपथ है 26 जनवरी की, तब भी ऐसा ही होता है, और लखनऊ अधिवेशन की फिरोजपुर लखनऊ अधिवेशन में भी ऐसा ही होता है। और जबकि कांग्रेस की ये परंपरा भी थी कि जिस राज्य में अधिवेशन होगा उस राज्य का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसके पीछे क्या था? क्योंकि दोनों के मतभेद भी दिख रहे हैं। 1933-34 में गांधी कह भी रहे हैं कि मैं सदस्यता छोड़ रहा हूँ। आपने उन मित्र की चिट्ठी का भी जिक्र किया कि अब आपको नई भूमिका तलाशनी चाहिए, यंग लीडरशिप की तरफ जाइए। तो मत भिन्नता भी चल रही है, लेकिन असर भी है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी अपनी हार बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रति एक रागात्मक संबंध गांधी जी में था, जिसको प्यारेलाल ने उनके सचिव जो थे। अपनी किताब में 1946-47 में लिखा है। मोतीलाल नेहरू के निधन के बाद गांधी जी को ये लगता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू के पिता का भी रोल भी अदा कर रहा हूँ, और इसलिए लाहौर कांग्रेस में तो जो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने वो मोतीलाल नेहरू के आग्रह पर बने। मोतीलाल नेहरू ने बहुत ही अगर उस समय के सब आप दस्तावेज देखें तो उसमें आप पाएंगे कि मोतीलाल नेहरू गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं कि आप मेरे बाद जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाइए, और गांधी जी ने उसको स्वीकार कर लिया। लखनऊ कांग्रेस में गांधी जी ने उनको अध्यक्ष बनवाया, तो उसका कारण ये था कि गांधी जी इनको नेहरू को दरअसल प्रोजेक्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट भी कर रहे थे और पुनर्वास भी कर रहे थे कि यूरोप से वापस आए और यहाँ खपें। और 1936 में जब वो दोबारा बने हैं तो उसका कारण यह है कि इसको कांग्रेस के लोग कहते भी हैं, लिखा भी है जी, कि कमला नेहरू के निधन के बाद इनको एक तरह से कांग्रेस में फिर से व्यस्त रखने के लिए और अध्यक्ष बनाया गया। तो ये दो तीन अवसरों पर, एक अवसर पर तो गांधी जी के नाम आए हैं, दूसरे अवसर पर यानी 1936 में सरदार पटेल के नाम थे, यानी सरदार पटेल की जगह नेहरू को बनाया। अब ये जो इसके बारे में गांधी और नेहरू के संबंधों की जो गुत्थी है उस पर सबसे अच्छा काम किया है मधुलिमय ने। जी, मधुलिमय ने 3 खंडों में गांधी नेहरू रिलेशन पर एक ऐतिहासिक ढंग से उसका विश्लेषण किया है। कुल ये है कि ये रहस्य अभी भी बना हुआ है कि गांधी का नेहरू के प्रति यह जो रुख था वो क्यों था। मेरा ये मानना है कि विभिन्न अवसरों पर गांधी ने ये माना कि मोतीलाल नेहरू की जगह मैं हूँ जो नेहरू की देखभाल करनी है। नेहरू को वो मानते थे कि वो धीरे धीरे उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, और इसकी उन्होंने 1945 में घोषणा भी कर दी। नेहरू दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की एक मैं विशेषता भी कहूँगा और उनकी राजनीतिक चतुराई भी कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट के लिए, कम्युनिस्टों के लिए हम सफ़र दिखते थे,
लेकिन जहाँ गांधी बीच में आते हैं तो गांधी के प्रति उनका समर्पण पूरा है, 100% है। और यही एक बड़ा कारण है कि गांधी भी मानते हैं कि आदमी भटकता तो ज़रूर है लेकिन अंत में मेरी शरण में आ जाता है। तो ये जो मेरी शरण में आने वाला भाव है, इस भाव दशा में गांधी ने नेहरू को स्वीकार किया, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक और विषय में आपने किताब में जिक्र किया है और मैं चाहता हूं कि जो दर्शक हैं वो पाठक बने, विस्तार से पढ़ें, लेकिन आपके हवाले से कैबिनेट मिशन के प्रपोजल, कांग्रेस की जो रणनीति रही जिसमें पंडित नेहरू भी शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे, और फिर फाइनली जो भारत विभाजन का प्रस्ताव आता है माउंटबेटन के आने के बाद, और माउंटबेटन के आने की जो भूमिका है जिसमें मेनन भी इन्वॉल्व थे, क्रिप्स भी इन्वॉल्व थे, वो सब चीज़ें उसके बारे में, क्योंकि एक ये सवाल है जिससे अलग अलग वक्त में लोग जूझे हैं। राम मनोहर लोहिया ने लिखा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, आचार्य कृपलानी ने लिखा, बार बार हम इस सवाल से, और खुद नेहरू थक हार के 1960 में कह देते हैं कि हाँ हम थक गए थे, हमें जेल जाने का मादा नहीं था, आदि इत्यादि। तो वो यक्ष प्रश्न जिससे हम जूझते हैं कि क्या विभाजन को टाला जा सकता था, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या ये चर्चिल की बदमाशी थी जब ये सरदार बलदेव सिंह और नेहरू वापस लौट आए और जिन्ना और लियाकत अली खां रुके रहे और उन्होंने दम दिया, लंच पर तो नहीं आए जिन्ना के यहाँ, लेकिन दम दिया कि आप अपनी मांग पर अड़े रहो। और माउंटबेटन भी भारत के हमदर्द नहीं थे बल्कि उस गेम प्लान का हिस्सा थे। बस खूबी उन्होंने ये दिखाई कि नेहरू को साधने के लिए कृष्ण मेनन को साथ रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल से संवाद बना रहे इसके लिए वीपी मेनन को, 2 मेनन्स टू टेक केयर ऑफ 2 स्टालवर्ट्स ऑफ कांग्रेस। और अंततः उन्होंने अपने मन का किया और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से ऐसा विभाजन जिसमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उसको अंजाम देकर गए। देखिए, इसमें कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, जो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया 16 मई 1946, तो सरदार पटेल उस से इतने उत्साहित थे जी। कि उन्होंने कहा, एक पत्र लिखा अपने मित्र को कराची में कि हम भारत विभाजन के संकट से बच गए। यानी पूरा कांग्रेस नेतृत्व कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में भ्रम में था। कांग्रेस के लीडरशिप में, यानी मैं उसमें गांधी जी को भी शामिल करता हूँ, इनके मन में दो बड़े भ्रम थे। नंबर 1 कि जो लेबर पार्टी है वह भारत की हितैषी है, भारत की और कांग्रेस की। हाँ। जी। तो लेबर पार्टी की जब वहाँ सरकार बनी है तो हमारे नेताओं ने मान लिया कि अब हमारी आज़ादी का क्षण आ गया है। एक बड़ा भ्रम ये था। दूसरा भ्रम यह है कि लेबर पार्टी हमारी हितैषी है और इसलिए भारत विभाजन जैसा दुष्कर्म का फैसला लेबर पार्टी नहीं करेगी। जब हम उस दौर की समीक्षा करते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि लेबर और कंजर्वेटिव दोनों इस सवाल पर कि जो ब्रिटिश हित है, ब्रिटिश साम्राज्य हित है, उसकी रक्षा में उनमें कोई भेद नहीं है। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए ज़रूरी था कि भारत, अखंड भारत स्वतंत्र न हो, क्योंकि मध्य एशिया में उनके हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी था कि उनके पास उनके पॉकेट का एक देश बने, जो उन्हें लगता था कि मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। और इसको नरेंद्र सिंह सरेला ने, जो एडीसी थे माउंटबेटन के, उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी सरेला, हमारे बुंदेलखंड में हमीरपुर के पास सरेला स्टेट है, वहीं के थे। अब नहीं है नरेंद्र सिंह सरेला, लेकिन नरेंद्र सिंह सरेला को माउंटबेटन के साथ रहते हुए भी और फिर वहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह को देख करके उन्होंने जो लिखा है
कुल ये है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान बनाया गया। और इस मायने में चर्चिल और एटली के बीच में जो व्यक्ति काम कर रहा था वो वीके कृष्ण मेनन था। और आप देखें उस दौर की बातचीत को तो वीके कृष्ण मेनन ही उन बैठकों के आयोजन कर रहे हैं, जिसके को सबसे प्रामाणिक ढंग से रमेश जयराम ने अपनी किताब में लिखा है। इन तथ्यों को कांग्रेस और हमारा नेतृत्व छिपाता रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि शशि थरूर और रमेश जयराम ने दोनों ने कम से कम इस सवाल पर अकादमिक ईमानदारी दिखाई। हाँ, और उन्होंने ये मान लीजिए और कोई लिखता तो उसको खारिज कर दिया जाता, परंतु रमेश जयराम की किताब की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी फिर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उसमें सच्चाई है। और जिस तरह से ये भारत विभाजन के बारे में जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट भी लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर, लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। समय भी कम था, मार्च 1947 में और लॉर्ड माउंटबेटन ने एटली से 6 महीने का समय लिया था, 6 महीने का। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको लग रहा था कि तो बहुत लंबा समय लगेगा। वीके कृष्ण मेनन उनके तारणहार हो गए। उन्होंने तो पहले भी एक ड्राफ्ट लिख के दिया था उनके आने से पहले। और उनको उन्होंने सुझाया, और जो सुझाया उसके बाद ये भी कहा कि आप और जवाहरलाल नेहरू दोनों शिमला में जाएं, अकेले जाएं, और गए भी। वो सारा विवरण है इस पुस्तक में भी है। कुल मुझे ये लगता है कि जो डायरेक्ट एक्शन के बाद मुस्लिम, हाँ, जब जिन्ना ने देख लिया कि राजनीतिक बातचीत से समस्या हल नहीं होगी तो डायरेक्ट एक्शन पर उतरे, और डायरेक्ट एक्शन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व लाचार हो गया। और ये के.एम. मुंशी और सरदार पटेल की जो बातचीत है, उस बातचीत में सरदार इसको स्वीकार करते हैं कि हम अहिंसा से बंधे हुए हैं, अगर अहिंसा का हम त्याग कर दें तभी हम इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा हमको भारत विभाजन स्वीकार करना पड़ा है मजबूरी में। और जब सरदार पटेल को लग गया कि भारत विभाजन से हम स्वतंत्रता अपनी हासिल कर सकते हैं, तो सरदार का जैसा स्वभाव था वो अड़ जाते थे, और सरदार के अड़ने के बाद गांधी भी मान लेते थे। तो गांधी जी को तैयार जिस व्यक्ति ने किया है वो ये सरदार पटेल है। और जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का जो फैसला है, मान लीजिए 3 जून 1947 को वाइसराय हाउस में, यानी आज के राष्ट्रपति भवन में मीटिंग होती है। 5 नेता आते हैं, जिन्ना, लियाकत अली, जेबी कृपलानी, सरदार और नेहरू। और वहाँ जो प्रपोजल आता है भारत विभाजन का, ये स्वीकार करके वापस आ जाते। कृपलानी थे या वो जो सिख प्रतिनिधि वो थे? कृपलानी, आपने एक जगह लिखा है कि कृपलानी थे। हाँ, क्योंकि नेहरू और पटेल तो लगातार सब मीटिंगों में जा रहे थे, कृपलानी कुछ में नहीं भी थे। इसमें कृपलानी थे, इसमें कृपलानी थे। और कृपलानी इसलिए थे क्योंकि उनको कहा गया था इन लोगों को कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कृपलानी का रहना जरूरी है। वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी चाहिए। और वहाँ से लौट करके वो वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन, वर्किंग कमेटी नहीं हुई है, उसका रेजोल्यूशन हुआ है। और उस रेजोल्यूशन को जब कंफर्म करना था, यानी उस रेजोल्यूशन को स्वीकार किया जाना था AICC में, तो नेहरू के हाथ पांव कंप रहे थे। फिर पहुंचे गांधी के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा कि बापू अगर आप नहीं आते हैं तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और बापू कह रहे थे कि इसका हृदय स्फटिक की तरह साफ है। तो उसमें उनका प्रेम भी दिखाई पड़ता है कि नेहरू के प्रति उनका जो स्नेह है। और ये कांग्रेस नेतृत्व ने, मुझे लगता है कि लाचारी में भारत विभाजन स्वीकार किया, और जिसको कि बाद में सरदार ने तो के.एम. मुंशी से बातचीत में स्वीकार किया। नेहरू के बयान कई तरह के हैं, लेकिन हाँ, आपने बहुत लिखा है कि वो बार बार अपना बयान बदलते रहे विभाजन को लेकर। कम से कम 3-4 बयान उनके हैं। और
मोस्ले को जो उन्होंने बयान 1960 का वो आखिरी मान लिया जाए। हाँ, लियोनार्ड मोस्ले जिसने लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज लिखा है और वो अच्छी किताब है। और उसके पेज नंबर अगर मुझे ठीक से याद है तो 187 पर ये लाइन है कि हम थक गए थे। और ये लॉर्ड मोस्ले की किताब से पहले जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यही बात कही थी। कहने के बाद ये किताब आई है। और लोहिया ने ये भी कहा था कि कहा जाएगा कि हम तो विरोधी हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन और लोहिया ने फिर जो समाजवादी आंदोलन के इतिहास पर जब उनका भाषण होता है हैदराबाद में, तो वो उसमें कहते हैं कि देखो अब मोस्ले की किताब से मेरी जो आशंका थी वो कन्फर्म हो गई है। लेकिन उस समय तो लोग मुझे गाली दे रहे थे कि ये खुंदक में कहते हैं। मैं पढ़ देता हूँ वर्बेटम। सच ये है कि हम थक गए थे, सालों से लड़ते लड़ते लड़ने का हमारा मादा चुकता जा रहा था। थोड़े ही लोग थे जो फिर जेल जाने के लिए तैयार होते अगर हम अखंड भारत के लिए पुनः संघर्ष में उतरते। संघर्ष का दूसरा मतलब था जेल जाना। जेल हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हमने देखा कि पंजाब जल रहा है, रोज हत्याओं की खबरें आ रही थीं। विभाजन की योजना ने हमें रास्ता दिया। और सरदार पटेल भी इससे मिलती जुलती बात जो आप कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के हवाले से कह रहे हैं 1947-48 में कहते हैं। सरदार पटेल को जो मेनन है, वीपी मेनन, 2 मेनन हैं। हाँ, वीके कृष्ण मेनन और वीपी मेनन। तो एक मेनन जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़े हुए हैं, वीके कृष्ण मेनन, और वीपी मेनन जुड़े हुए हैं पहले माउंटबेटन और फिर सरदार के साथ। जो वीपी मेनन हैं, उन्होंने दरअसल सरदार को तैयार किया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी सर। मेरा ख्याल है आपको मालूम ज़रूर होगा, मानसिंह रोड पर जो होटल ताज है जी, वहाँ से जो सड़क निकलती है और जो पहले औरंगजेब रोड थी, आज मौलाना वो एपीजे अब्दुल कलाम रोड बन गई है। उसके बाएं तरफ जो कोठी है जिसमें ईंट की 4 दीवारी है, वही सरदार का घर था। अच्छा। हाँ, सरदार 1950 तक उसी में रहते थे। और ठीक सामने जो एम्बेसी है वो नेहरू का घर था। तो सरदार पटेल जितने सारे बड़े फैसले हुए हैं, उस सरदार पटेल के घर में एक चबूतरा है, अभी भी वो चबूतरा है जी। वो इवेकू प्रॉपर्टी है वास्तव में। तो एक बंगाली की प्रॉपर्टी है। और जब सरदार का 100 साल हुआ तो उसको लगा कि कहीं सरकार स्मारक न घोषित कर दे, तो उसने इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री बने इसकी भी उसने इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये सरदार पटेल को वीपी मेनन आकर समझाते थे, बात करते थे। और वीपी मेनन को की तर्कों से कुछ दिनों बाद सरदार कन्विंस हो गए, सहमत हो गए। और उनको लगा कि हम अहिंसा से हिंसा पर जा नहीं सकते। जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको स्वीकार करें और भारत को 3 टुकड़े में करके ब्रिटेन यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, प्रिंस, हाँ, 3 टुकड़े में करके वो जाने के लिए तैयार थे। तो सरदार को ये लगा कि कम से कम हम ये जो रियासतें हैं उनका एकीकरण कर पाएंगे और केंद्र मजबूत रहेगा, जो कैबिनेट मिशन के प्लान में है। रियासतों को हम जोड़ सकेंगे। और फिर इसमें है भी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो संविधान बनना था वो तो फेडरल स्ट्रक्चर का संविधान था। लेकिन भारत के विभाजन के बाद हमने जो संविधान बनाया वो यूनिटरी है, फेडरल उसका कैरेक्टर नहीं है, यूनिटरी है। राज्यों के अलग अलग संविधान नहीं है, एक केंद्रीय संविधान है
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। और ये रियासतों का विलीनीकरण और पूरा का पूरा जो संविधान का उद्देश्य था भारत विभाजन से पहले और भारत विभाजन के बाद वो बदला है। लेकिन ये जिन परिस्थितियों में संविधान बना उन परिस्थितियों में मैं कहूँगा कि संविधान सभा का कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ, उनका वो आखिरी भाषण है ना, मुझे खेद है। जैसा चाहते थे वैसा नहीं बना सके। जी। और क्यों नहीं बना सके ये इसके बारे में बहुत साफ है। लेकिन ये जो 17 नवंबर 1949 से लेकर 25 नवंबर 1949 तक 6 दिन जो बहस हुए हैं उसमें दो तीन लोगों को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर जो संविधान हम स्वीकार करने जा रहे हैं उसकी घोर आलोचना की गई है। और वो आलोचना क्यों है ये जानना जरूरी है। ये आलोचना इसलिए है क्योंकि संविधान सभा के अंदर जो बात हो रही थी उससे बड़ी बहस संविधान सभा के बाहर हो रही देश में हो रही थी। और लोग ये जिस तरह का संविधान चाहते थे, जब उनको खबरें मिलती थी तो लोग जिस तरह का संविधान चाहते थे वैसा नहीं बन रहा है, तो उसके बाद बहस होती थी। और सोशलिस्ट पार्टी चूँकि कि संविधान सभा से बाहर थे तो आचार्य नरेंद्र देव उस डिबेट को आगे बढ़ा रहे थे, जेपी उस डिबेट को आगे बढ़ा रहे थे। लोहिया का उसमें रोल कम है वैसे, लेकिन इन दोनों का बड़ा रोल है। और इसी तरह से एक ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति है जो संविधान पर नज़र रखे हुए था, उस व्यक्ति का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो राजनीति में नहीं है, लेकिन संविधान सभा की पहले दिन की कार्रवाई से लेकर के संविधान स्वीकार होने तक उस व्यक्ति ने 5 आर्टिकल लिखा है। और उन लेखों को कोई पढ़े तो आखिरी जो लेख है उसमें उस समय देश में ये बहस चल रही थी कि संविधान का करें क्या, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं बना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अकेले व्यक्ति हैं जो राजनीति में नहीं हैं, परंतु वो कहते हैं कि इस संविधान को स्वीकार करें और ज़रूरत पड़ने पर इस संविधान का परिष्कार करें, सुधार करें। हाँ, तो पूरी डिबेट को एक नई दिशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय देते हैं। और फिर बाद में आप देखेंगे कि समाजवादी भी, कम्युनिस्ट भी, जिन लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, वे लोग भी धीरे धीरे संसदीय राजनीति के रास्ते पर आते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस संविधान को स्वीकार कर लें। तो संविधान की स्वीकृति का रास्ता जिस व्यक्ति ने खोला, जो संविधान सभा में भी नहीं है, राजनीति में भी नहीं है, मैं उसका श्रेय देता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, क्योंकि उनके लेख में है, माने प्रामाणिक है वो। एक आखिरी सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ये हुआ था कि कमेटी बनी थी, विद्वान थे उसमें, सोली सोराब जी और न्यायाधीश और सब लोग थे। उसने अपनी रपट भी सौंपी पर फिर बात आगे नहीं बढ़ी। आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष स्वतंत्रता के हो रहे हैं, संविधान के बने भी कुछ वर्षों में 75 वर्ष हो जाएंगे, एक विस्तृत पुनरावलोकन की ज़रूरत है जिसमें संविधान की मूल भावना को तो अक्षुण्ण रखा जाए, लेकिन उसमें जिस तरीके की तब्दीलियों की नए समय में आवश्यकता है उसे किया जाए, उसे हम इतनी पवित्र वस्तु न बना दें कि उससे संवाद की या उसके परिष्कार की गुंजाइश न रहे। आपके प्रश्न को मैं 2 हिस्से में इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात कि वाजपेयी जी ने 1997 में एक भाषण दिया था जी, और उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। आपने जिक्र भी किया उसका तो एक तरह से उनका कमिटमेंट था। और उन्होंने जब वेंकट चलैया को ये निमंत्रण दिया, तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मैं और एक प्रोफेसर
मूलचंद शर्मा होते थे, उनका निधन हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो यंगेस्ट प्रोफेसर थे ला के, अच्छा। हमारे मित्र थे। तो वेंकट चलैया के पास हम दोनों गए। वेंकट अटल जी का ये प्रस्ताव लेके? नहीं, हाँ। हम लोग स्वतंत्र गए। हाँ। अटल जी के प्रस्ताव से अपना संबंध नहीं था। अच्छा। परंतु वेंकट चलैया से हमारा भी संबंध था और एमसी तो बहुत जुड़े हुए थे मूलचंद उनसे। शर्मा जी का भी था। तो हम दोनों गए और वेंकट चलैया दुविधा में थे। तो हमने कहा कि आप इसको स्वीकार करिए, और उन्होंने स्वीकार किया और बहुत ढंग से उन्होंने काम शुरू किया। वो पूरी देश में एक डिबेट भी पैदा हो गई थी। लेकिन उन दिनों उन दिनों जो परिस्थिति थी वो आज भी है। जी। ऐसा माहौल बनाया गया मानो संविधान को नष्ट किया जाने वाला है। हाँ, बदलने वाले हैं पूरी। तो इसलिए वाजपेयी जी जैसे डेमोक्रेटिक थे और कई बार वो अपने फैसले पीछे भी ले लेते थे, वापस ले लेते थे। तो उन्होंने वेंकट चलैया को बुला करके कहा कि आप इस काम को पूरा करिए, लेकिन और सरकार ने एक बयान दिया कि हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदलने की बात नहीं है। अब जब आप कोई शर्त लगा देते हैं किसी समीक्षा आयोग को, तो समीक्षा आयोग की रिपोर्ट बेमतलब हो जाती है। वो हो गई, और इसलिए समीक्षा आयोग की रिपोर्ट पर कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज की जो परिस्थिति है वो पहले से भिन्न नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान के बारे में एक अवेयरनेस पैदा किया है। मुख्यमंत्री कार्य सही दूसरा कि 2015 में उन्होंने संविधान दिवस की शुरुआत कराई जी, 26 नवंबर। पहले मुंबई में उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक का उद्घाटन किया। जी। तो वहाँ भाषण किया और इसके बाद नोटिफिकेशन हुआ। अब एक अवेयरनेस संविधान के प्रति पैदा हो गया है। और अगर संसद को ठीक लगता है, सरकार को ठीक लगता है, लोगों की ये इच्छा है कि इस संविधान का पुनरावलोकन होना चाहिए। कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को या तो सुप्रीम कोर्ट हल करे या फिर कोई संविधान समीक्षा आयोग हल करे। जैसे मान लीजिए एक अभी जो आजकल के अखबारों में भी है और उस पर सुनवाई चल रही है, जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक शब्द है। मैंने अल्पसंख्यक के बारे में जितना संभव था उतना पढ़ा है। फ्रांस दुनिया का अकेला देश है जो अपने संविधान के मूल्यों से संचालित हो रहा है और यूएन के अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है उसको मानने से इनकार कर रहा है। अल्पसंख्यक भारत में उसका अर्थ विकृत है। अगर जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक जो है वो अगर कोई दूसरा है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? चल भी रही है राज्यों को अधिकार देने की। वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर एक PIL पड़ी हुई है। इस तरह के अनेक सवाल हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो एक नैतिक आदेश के तौर पर या नैतिक बंधन के रूप में संविधान में उल्लिखित है, लेकिन हमको लगता है कि उसको मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनना चाहिए ताकि वो बाध्यकारी हो। तभी जो है उसको लागू किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे पंचायत है, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत की आत्मनिर्भरता का सूत्र गांव की आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। और जब लुई फिशर महात्मा गांधी से 1942 में मिलता है, एक सप्ताह बिताते हैं, और एक साल तो महात्मा गांधी से जो आखिरी सवाल पूछा कि भारत अगर आज़ाद होगा तो आप बताइए क्या करेंगे पहला काम। और गांधी जी कहते हैं कि
जो आज 4 शहरों में भारत की सत्ता है, केंद्रित है, 7 लाख गाँव। कलकत्ता में है, मद्रास में है, बम्बई में है, दिल्ली में है। मैं उसको 7.5 लाख गाँवों में बांट दूंगा और 7.5 लाख गांव उस समय थे। आज 6,45,000 गांव, यानी 1 लाख गांव गायब हो गए। गायब वो मौजे मर्ज हो गए, यानी वो बढ़ गए, नहीं, घट वो गए, शहर के हिस्से हो शहर गए। की चौहद्दी में आ गए। जैसे दिल्ली में ही जब हम 82-83 में यहाँ आए तो 615 गांव थे, रूरल विलेज 615 उस समय थे। आज एक भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर गाँव की आत्मनिर्भरता का रास्ता नीति निदेशक के 40वें अनुच्छेद से शुरू होती, यानी पंचायत प्रणाली से, जी। जिसको 73वें संविधान संशोधन ने थोड़ा सा वो किया है, लेकिन उसमें बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और जिस तरह की पंचायत प्रणाली हमारे यहाँ रही है, वो उस पंचायत प्रणाली की वापसी की ज़रूरत है। ऑन दैट नोट हम ये बातचीत फिलहाल के लिए रोकते हैं। राय साहब ने सबसे आखिर में पंचायत प्रणाली का जिक्र किया। जब आप इस किताब के ठीक बीच में पहुंचेंगे, जो स्पीचेस हैं उनके पहले, तब इसी पर बात होती है जो अम्बेडकर प्रस्ताव रखते हैं, और उसकी फिर तीखी आलोचना शुरू होती है, क्योंकि उसमें पंचायत को राजनीतिक विकेंद्रीकरण के केंद्र में नहीं रखा गया, और इस पर एक एक करके तमाम संविधान सभा के प्रतिनिधि अपना ऐतराज़ दर्ज करते हैं। फिर नीति निर्देशक तत्व में एक उपबंध, मेरे ख्याल से 32 ए जोड़ा जाता है राय साहब, 40 जो अच्छा, पंचायत उस समय 32 था, लेकिन 32 आज 40 है। 40 वो जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको तमाम चीज़ों के सूत्र मिलेंगे और तमाम चीज़ों का ब्यौरा। ऑपरेशन मैड हाउस क्या था? लॉर्ड वेवल को जाना है, लॉर्ड माउंटबेटन को आना है। परंपरा ये है कि एक का स्टीमर मुंबई से रवाना होगा, तब दूसरे का पहुंचेगा, लेकिन 24 घंटे माउंटबेटन उनके साथ रहते हैं। तिजोरी खुलती है, एक मुकुट वायसराय का बेहद कीमती, और एक फाइल जिस पे लिखा है ऑपरेशन मैड हाउस। जब संविधान सभा की बैठक शुरू होती है तो लॉर्ड वेवल क्यों नाराज होते हैं, वो क्या चाहते थे जो नहीं हुआ, किन की तस्वीरें उतारी गई उस आज के सेंट्रल हॉल से, हंसा मेहता के जिम्मे क्या काम था, सुचेता कृपलानी ने क्या कहा, राजेंद्र बाबू के शुरुआती शब्द क्या थे, और कैसे उसमें आस्तिकता और नास्तिकता की बहस को एक नया स्वर मिलता है। गांधी क्या कहते हैं नेहरू के जवाब में जब कार्य समिति में पहुंचते हैं, और जब कार्य समिति का फैसला हो जाता है तब क्या कहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, भारत के विभाजन का एक बड़ा गुनहगार, उनका रोल क्या था, लॉर्ड वेवल का रोल क्या था। क्रिप्स मिशन की बात होती है, क्रिप्स ने कैसे अपना रूप बदला, जब नेहरू के मित्र बनकर आए तब, और जब चर्चिल के चमचे बनकर आए, युद्ध कैबिनेट का हिस्सा बनकर आए तब। ऐसे कितने ही ब्यौरे हैं जो आपको इस किताब में मिलेंगे। और एक जो मेरा फेवरेट मोमेंट है, जब नेहरू के संकल्प पर जयकर खड़े होकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं और कहते हैं मुझे अब आदत पड़ गई है ऐसे भीड़ से बिल्कुल अलग होने की और लोगों की आलोचनाएं सहने की। गोलमेज सम्मेलन में गया तब भी ये हुआ और बाद में भी होता रहा। तो भारत के निर्माण का जो इतिहास है, जो संकल्पना है, और जिसकी शुरुआत कई जगहों से होती है, उसके बारे में अगर आपकी जानने की दिलचस्पी हो तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस। राय साहब, आपने इतना समय दिया, किताब वाला में आप मेहमान बनकर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपकी किताबें और आपकी रपटें, ख़ास तौर पर जो जब वीपी सिंह का जन मोर्चा था और आप उन दिनों नवभारत टाइम्स में जो लंबी रिपोर्ट किया करते थे, तो मैंने तो विद्यार्थी के तौर पे वो आर्काइव में पढ़ी है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।